दोस्तों, सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए की चोरी कर ली गई। अब 2 हफ्ते बाद जब एसआईटी ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट टेबल पर रख दी है, तब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एसआईटी ने चंपत राय समेत 17 को आरोपी माना है और इन पर एफआईआर भी लगभग तय है। चूंकि अभी तक सार्वजनिक तौर पर रिपोर्ट तो सामने आई नहीं है, इसीलिए सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए भास्कर ने बताया है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय है। बड़ी बात यह है कि जांच के दौरान एसआईटी को दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिली हैं। टीम फिर से जांच के लिए अयोध्या पहुंच सकती है। भास्कर के मुताबिक एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया है, जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया है। इनमें चंपत राय की करीबी माने जाने वाले फूलकांत मिश्रा भी शामिल हैं। उनके पास 3 लग्जरी कारें हैं, जिनकी कुल कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कहते हैं दोस्तों कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। रामलला की नाक के नीचे जिस तरह का गोरख धंधा चलाया जा रहा था, आस्था के नाम पर पैसों की जिस तरह की लूट मचाई जा रही थी, क्या अब उसका अंत हो चुका है? यह कहानी अभी बाकी है। अखिलेश यादव तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है, लेकिन हफ्तों से चल रहे विवाद में तमाम शिकायतों और तहरीर के बावजूद एफआईआर न होना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर क्या संदिग्ध सवालिया निशान नहीं लगा रही है? सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव है। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करने की भी सिफारिश की है। साथ ही चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। जाहिर तौर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भी मिल गई है। अब पीएमओ तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या हटाया जाए। दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन एक्शन लेगा, सवाल ये है कि एक्शन क्या लिया जाएगा और किन लोगों पर लिया जाएगा। जिन लोगों पर शक संदेह है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। मंगलवार शाम राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव सब नजर आए। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को भी पहुंचना था, लेकिन लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जो बच्चे थे उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों का दौरा रद्द कर दिया गया। हालांकि इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर गए थे तो चंपत राय को दूरी बनाए रहने का जो है एक आदेश पारित कर दिया गया था, एक फरमान सुना दिया गया था। लेकिन अब दोनों डिप्टी सीएम पहुंच रहे थे। हालांकि अगर लखनऊ वाली घटना ना होती, दुखद घटना ना होती, तो फिर शायद दोनों डिप्टी सीएम वहां पर कार्यक्रम में मौजूद होते। लेकिन अपने आप में सवाल तब भी उठ रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये भी है कि खुलासा हुआ कैसे? सालों से लूट चल रही थी, फिर अचानक कैसे उजागर हो गई? तो इसके लिए बताया यह जा रहा है कि सेवादारों को मंदिर में सालों से जो गबन हो रहा था उसकी जानकारी थी। इसमें चूंकि कुछ बड़े लोगों के नाम थे, इसी वजह से लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। पिछले 2 सालों में टिन्नू का दबदबा जिस तरीके से बढ़ा, उसे देखकर मंदिर में काम करने वाला जो एक गुट था वो परेशान था, बगावत करने पर आमादा था। इस गुट ने प्लानिंग के तहत पहले घपलेबाजों से करीबी बढ़ाई और फिर सभी तथ्य पता करके मीडिया को दे दिया। फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है दोस्तों जब इतनी अनियमितता सामने आ रही है, सवाल उठ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, कैसे बैठी है, ये भी सब जानते हैं दोस्तों। एसआईटी जो बना दी गई है, उस एसआईटी का काम क्या था और उस एसआईटी को जो काम करना था वो अगर कर भी रही है तो फिर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? 15 दिन का समय सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर मांग रहे थे। अब लगभग 1.5 हफ्ता हो गया है, तो अब तक कोई ना कोई एक्शन होता हुआ तो नजर आता। अब चूंकि 1 हफ्ते के बाद जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है, तो उस रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है। सार्वजनिक तौर पर तो कोई जानकारी नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से सिर्फ बताया जा रहा है। अब सूत्रों के हवाले से कितना सच है या फिर कितना माहौल बनाने के लिए बताया जा रहा है, ये तो पता नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से सवालिया निशान खड़े हुए हैं, जिस तरह से चेहरे संदिग्ध पाए गए हैं, बचाने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो किरदार हैं इस पूरे मामले में, उनको डर नहीं लग रहा है, उनको घबराहट नहीं हो रही है। वो लगातार जिस काम में लगे थे उस काम में लगे हुए हैं। तो फिर क्या सरकार उन्हें कोई छूट दे रही है, समय दे रही है कि भाई आप अपने लिए कोई जुगाड़ कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए ताकि आप जो है बच पाएं? प्रभु श्री राम
उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो। सीसीटीवी के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। आरएसएस की क्योंकि भूमिका इसमें सीधे तौर पर दिख रही है, चंपत राय से लेकर तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है, आरएसएस के हैं, इसलिए तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की जो है शंकाएं खड़ी हो रही हैं और इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर है। केजरीवाल किस तरह से हमलावर है देखिए। अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी को जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाई है। एसआईटी की कोई पावर नहीं है, बिना एफआईआर के, कानून के अंदर बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बनी नहीं सकती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो एसआईटी बनाई है किस कानून की, किस धारा के अंदर ये एसआईटी बनाई है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। ये ना किसी को समन कर सकती, ना किसी को गिरफ्तार कर सकती, ना किसी पे रेड मार सकती। ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती। केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है। उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये एसआईटी भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे। ये एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। इस एसआईटी, अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, छोटे छोटे आम कर्मचारियों को पकड़ पकड़ के एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। अरे इतने सालों से, इतने महीनों से अगर चढ़ावे की चोरी हो रही थी तो वो छोटे छोटे कर्मचारी बिना किसी बड़े आदमी की शह के तो कर नहीं रहे थे। जरूर चढ़ावे की चोरी ऊपर तक जारी थी। तो बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है कि इस मामले में अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये मामला अभी तक सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं सौंपा गया? तो दोस्तों, केजरीवाल सवाल उठाएं, संजय सिंह सवाल उठाएं, अखिलेश यादव सवाल उठाएं, कांग्रेस के नेता सवाल उठाएं, क्या ही फर्क पड़ता है? जब सरकार को अपनी मन की ही करनी है, अपनी ही मर्जी का सब कुछ करना है, तो फिर काहे का नियम, काहे का कायदा? एसआईटी एक तरफ कहती है कि भाई कोई भी जाएगा नहीं, लेकिन सबसे बड़े जो संदिग्ध हैं गोपाल राव, वो कर्नाटका में होते हैं अगले दिन, बेलगावी में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जहां आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी भी होती है। तो क्या करने गए थे, क्यों गए थे? किसी ने पूछा क्या? कोई नहीं पूछ रहा है। राम राज्य चल रहा है, जिसका जो मन आता है वो करता है। हमारा भी जो मन आएगा हम वो करेंगे, लेकिन हमको फिर कानून पढ़ाया जाएगा, हमको बताया जाएगा कि नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर उन लोगों को छूट क्यों दी जा रही है? उन लोगों के लिए कोई दूसरा कानून क्यों है? सवाल ये भी खड़ा होता है। अगर छूट सबके लिए है तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है, एक आधार लेकर बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अलग कानून है, कुछ लोगों के लिए अलग कानून है। क्या कुछ लोगों के लिए एफआईआर देर में होगी, कुछ लोगों के लिए तुरंत हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए बुलडोजर समय से पहले ही पहुंच जाएगा और कुछ लोगों के लिए बुलडोजर पहुंचेगा ही नहीं कभी। आप देख रहे हैं ना, लखनऊ में अग्निकांड हुआ और उसके बाद क्या हुआ? अब बुलडोजर चलेगा, लेकिन वो जो कफ सिरप वाले थे उन पर आज तक बुलडोजर नहीं चला। तो किस तरह की नज़ीर ये सरकार पेश कर रही है, इनको शर्म भी नहीं आती है और ये खड़े होकर मंच पर दहाड़ते हैं और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन सनातन की आस्था पर जिस तरह से चोट हुई है, सिंधी समाज भी कह रहा है कि भाई कहाँ है, हमने जो चांदी दिया था उसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। और फिर भी एक एफआईआर तक अभी तक इन लोगों ने दर्ज नहीं की है। तो ये किस तरह के पापी और किस तरह के अधर्मी लोग हैं, अपने आप में समझ में आ रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।